Hello friends, this is Anchal and I welcome you all on Super Coaching by Textbook. So let's get started with today's session. जैसा कि आप सबको पता है आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश सेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है आपके SBI PO के एग्जामिनेशन में, प्लस SBI PO के एग्जामिनेशन में हम इंग्लिश में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है क्या हम एक्चुअली इंग्लिश सेक्शन में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो यस द आंसर इज राइट कि आप स्कोर कर सकते हो। द आंसर इज यस कि आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो, 35 आउट ऑफ 35 भी मेंस में आप स्कोर कर सकते हो। इट इज जस्ट दैट कि आपका कॉम्बिनेशन जो है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का वो सही होना चाहिए, अटेम्प्ट्स आपके सही होने चाहिए, प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सिर्फ तभी पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रीजनिंग में हमने ज्यादातर बच्चों को ये करते हुए देखा है कि मुझे ये भी आता है, 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 काम करता हूँ मैं सब सॉल्व कर डालता हूँ, है ना। तो ये गलती जो है हमारा SBI PO में कभी भी नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकली PO के एग्जामिनेशन में, चाहे वो SBI का हो चाहे IBPS का हो, कभी भी नहीं होनी चाहिए। रीजन बीइंग इस तरह की गलती आपको ज्यादा मार्क्स भी डिडक्ट करवाती है। पहली बात, नेगेटिव मार्किंग ऐसे कंडीशन में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और दूसरी बात जब आप ये काम करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आप सॉल्व करने गए, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किया होता है ना, और आपसे वो बन गया था मॉक टेस्ट में, लेकिन एग्जाम में जाके वो नहीं बना। आपने बोला यार ये मेरे से बना हुआ है, और हमने इस चीज को ले लिया अपनी ईगो पे कि नहीं, मेरे से कैसे नहीं सॉल्व हो रहा, ये कैसे, मतलब मेरे से ये सॉल्व हुआ है, मेरे को उसमें से फुल मार्क्स मिले हैं, तो अभी कैसे नहीं हो पा रहा है। सो द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट सपोज टू डील विद सच काइंड ऑफ थिंग इन दैट सेक्शन। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि इस वर्ड की मीनिंग तो मुझको पता थी, इसका आंसर तो मैंने सॉल्व किया था, ये कैसे मेरे से गलत हो सकता है। एरर डिटेक्शन में अरे मेरे को 100% पता है कि उसी में गलती थी यार, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं उसमें नहीं, उधर गलती है। हमें इन सब चीजों की बहस में नहीं फंसना। हमें क्या करना है, हमें प्री और मेंस में सबसे पहली चीज हमें डिवाइड करना है। लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि SBI PO के एग्जामिनेशन में आता क्या है, उसका मार्किंग स्कीम क्या है, उसके अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। The very important thing that we are going to cover today is SBI PO का all together सब कुछ, and plus how we will be dealing with English section in this criteria. Okay, let's get started. सबसे पहली चीज हमने क्या देखी है, SBI PO में एग्जाम जो है वो SBI खुद कराता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद कराता है SBI का एग्जाम। पोस्ट जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर की हम डिस्कस कर रहे हैं आज। नोटिफिकेशन अभी खैर नहीं आई है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, GDPI है। 3 फेजेस में आपका एग्जामिनेशन होता है। प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट करी जाती है। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट करी जाती है कि कितने लोग हैं जो करेक्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस फिर आता है आपका मेंस का, इसमें एक्चुअल आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। ठीक, मेंस के एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी होता है। जस्ट आप जैसे मेंस का एग्जामिनेशन सबमिट करोगे वैसे ही आपको 30 मिनट्स का आपका डिस्क्रिप्टिव का ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट मिलेगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एक ऐसे राइटिंग का और एक लेटर राइटिंग का। दोनों के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उसके बारे में भी अभी हम थोड़ा देर डिस्कस करेंगे, कितने मार्क्स का आता है वो भी डिस्कस करेंगे। टाइमिंग तो खैर मैंने आपको बताई, 30 मिनट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद थर्ड फेज होता है जब आप प्री भी क्वालिफाई कर लेते हो, मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हो, डिस्क्रिप्टिव में भी आप पास हो जाते हो, तो डिस्क्रिप्टिव में भी क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, पास होना जरूरी है। जब ये सब हो जाता है उसके बाद आपको लेटर मिलता है GDPI का, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का। ठीक है, तो ये 3 फेजेस में आपका एग्जामिनेशन इस तरह से लिया जाएगा PO का, SBI PO का। प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं, प्रीलिम्स 100 मार्क्स का पेपर होता है, मेंस 200 मार्क्स का पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स की लेटर राइटिंग, 25 मार्क्स का ऐसे राइटिंग। ठीक है, GD आपका 20 मार्क्स का होगा और पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। बहुत सारे लोगों को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी मिलते हैं पर्सनल इंटरव्यू में, तो ऐसा नहीं है कि आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट टारगेट रहता है बच्चों का कि 20 से 25 मार्क्स मिले, तो फिर हम अपने आप को एक अच्छी कैडर में रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग मार्क्स सेग्रीगेशन का और सिलेक्शन प्रोसेस की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने आपको बता दी। आगे बढ़ेंगे, इससे और क्या इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है, प्रीलिम्स का 1 आवर का होता है और SBI PO मेंस का 3 आवर्स का होता है। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव इंक्लूडेड है। ठीक,
फिर मार्किंग स्कीम है 1 मार्क ईच फॉर एवरी करेक्ट आंसर इन ऑनलाइन टेस्ट। ठीक, ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा उसमें एक करेक्ट क्वेश्चन करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक इनकरेक्ट मार्क किया तो जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन था वो तो आपका गया ही गया, प्लस 0.25 भी जाएगा। ठीक है, सो 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन इन एमसीक्यू। ठीक, तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो उसका 1/4 मार्क, दैट मीन्स 0.25 भी, वो भी डिडक्ट हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप छोड़ के आएंगे तो ना वो क्वेश्चन, ना वो मार्क्स आपको मिले, ना वो आपसे गए। ठीक है, तो नेगेटिव भी नहीं होगा, इसलिए वो 1 का 1 रह जाएगा। आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, वो काउंट भी नहीं हुआ। ठीक, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया, गलत हुआ तो 1/4 मार्क्स गए, फिर 1.25 मार्क्स का नुकसान। ठीक, आइए ऑनलाइन फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ऑब्वियसली बात है, आपका पेपर 1 भी, पेपर 1 मतलब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होगा, पेपर 2 आपका मेंस का एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होगा। डिस्क्रिप्टिव भी टाइपिंग टेस्ट होगा, ये नहीं कि आपको डिस्क्रिप्टिव मिल जाए पेपर में पेन में ऐसे गोचागाची कर रहे हो, नहीं। ठीक, लैंग्वेज एग्जामिनेशन की होगी, दोनों होगी, वो इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगी। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में ही होगा, उसके लिए हिंदी नहीं मिलेगी। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, अब ये मत बोलो मैम इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में ही आया था, हिंदी में तो नहीं आया। तो ये हिंदी में कैसे आएगा जब इंग्लिश लैंग्वेज है? तो लैंग्वेज ही इंग्लिश है तो कैसे आ जाएगा, खुद सोचो ना, है ना। सो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन के बारे में पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब पता होना एग्जाम को देने से पहले बहुत जरूरी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बोला आपका प्री और मेंस में डिवाइडेड है पेपर, तो प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। 3 सब्जेक्ट्स मतलब इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तीनों में इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 और रीजनिंग एबिलिटी में 35। मार्क्स सिमिलर अलॉटेड है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 30 इंग्लिश को मिलेंगे, 35 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 35 आपके रीजनिंग एबिलिटी को। ठीक, टाइम अलॉटेड है, सेक्शनल टाइमिंग है, लेकिन एसबीआई के पेपर में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ठीक, तो 20 मिनट्स इंग्लिश लैंग्वेज, 20 मिनट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20 मिनट्स रीजनिंग एबिलिटी, 1 आवर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करनी है। ठीक, दैट्स वन थिंग। आईबीपीएस में होती है सेक्शनल कट ऑफ, वेयर एज। ठीक, अभी एसबीआई पीओ मेंस की बात करें तो एसबीआई पीओ मेंस में यू विल गेट अराउंड 5 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला हो जाएगा आपका रीजनिंग और कंप्यूटर, जो एक साथ पूछा जाता है, इसीलिए 45 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 60 मार्क्स का भी होता है। और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट्स मिलेंगे, क्योंकि ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसमें टाइम जो थोड़ा अलॉटेड है थोड़ा कम है। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 40 मार्क्स के होंगे और 40 मिनट्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कम है, टाइमिंग ज्यादा है। इसमें उल्टा हो रहा है जीए वाला, हिसाब किताब देखो तो इसमें क्वेश्चंस कम है, टाइमिंग ज्यादा है, इसलिए क्योंकि आरसी थोड़ा ज्यादा लंबा समय ले लेता है और मेंस में आरसी 2 आते हैं, 1 नहीं आता। प्लस आपका क्लोज टेस्ट जैसा क्वेश्चन या पैरा जंबल वाला क्वेश्चन या पैरा कंप्लीशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। सेम गोज हियर एज वेल। रीजनिंग में भी आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कैलकुलेटिव आ जाती है। कैलकुलेटिव तो नहीं बोलोगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, तो उसके चलते आपको हो सकता है कभी फंस जाओ तो दोबारा सॉल्व करना पड़े, इससे थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा मिलता है। प्लस आपका डेटा इंटरप्रिटेशन देखो तो 35 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स। अगेन डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है, डीआई में टाइम लगता है। इट्स कैलकुलेटिव आ गई तो आपका दिमाग एकदम घूम जाएगा वहां पे, है ना, तो इसलिए इसमें भी टाइम ज्यादा है कंपेयर टू क्वेश्चंस। और लास्टली आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, लेकिन ये होगा ऑनलाइन टाइपिंग ही, मतलब आपको लिखने के लिए नहीं देंगे। डिस्क्रिप्टिव है इसका मतलब ये नहीं है कि लिखने को देंगे, लेकिन आपको टाइपिंग टेस्ट ही करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होगा, एक लेटर राइटिंग, एक ऐसे राइटिंग। सबके आपको 2-2, 3-3 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको एक-एक सिलेक्ट करके एक-एक टॉपिक पे वो लिखना है। 30 मिनट्स का टाइम अलॉट होता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है, 25 फॉर ऐसे, 25 फॉर लेटर। ठीक है, सो इट्स ऑल टुगेदर 155 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। ठीक, देन कम्स आपका सिलेबस। अगर हम एसबीआई पीओ के सिलेबस की बात करें, बी एट एसबीआई पीओ के सिलेबस की बात करें, अब इसमें आप चाहे कुछ भी कह लो, आपका पेपर हमेशा 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, ऑब्जेक्टिव, ग्रामर और वोकैबुलरी तो हमेशा आपको दिखेगी।
इसके अलावा एक और चीज होगी एंड दैट इज डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, एक और चीज होगी एंड दैट इज डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो पूरी चीज है, ये चारों चीजें मिलकर आपके पेपर को बनाती हैं एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको हर एक चीज पे फोकस करना है, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सबसे पहला टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव, जो एमसीक्यूज आते हैं आपके एग्जाम में, जो एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, मेजर पोर्शंस यहां पर देख लो क्या क्या है। मेजर है क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा कंप्लीशन, idioms and phrases, vocabulary, word association, sentence completion, miscellaneous questions, multiple meaning, error spotting। इसके अलावा आप देखोगे तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये कुछ न्यू पैटर्न्स हैं तो इसके पैटर्न्स कभी कभी चेंज होते हैं। कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। कॉलम बेस्ड में मतलब एरर्स वाला भी आ गया, इंप्रूवमेंट वाला भी आ गया, ये सब क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। फिर मैच द कॉलम एक एक्सरसाइज आती है, मैच द कॉलम, है ना। हमारे स्टार्टर्स भी हैं एक तरह के एक्सरसाइज, हमारे कनेक्टर्स भी हैं एक तरह की एक्सरसाइज। तो ये सब आपके एमसीक्यूज में। वोकैबुलरी में देखोगे तो सिर्फ वोकैबुलरी में वर्ड एसोसिएशन नहीं है, वोकैब बेस्ड जितने क्वेश्चंस होते हैं इसमें कई तरह की एक्सरसाइज आती है, जैसे वोकैबुलरी सिलेक्शन। वोकैबुलरी सिलेक्शन क्या, यू कैन से वर्ड सिलेक्शन, ठीक है। आपका है वर्ड स्वैप, या फिर आप इसको वर्ड रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो। देन वी ऑल्सो हैड वर्ड इम्प्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है हमारे पास, है ना, वर्ड इंप्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है हमारे पास, एंड वर्ड रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है, वर्ड रीअरेंजमेंट। सो बेसिकली बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हमको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में भी आती है, ठीक। सो ये तो है, ये तो कॉमन है, दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन प्री मेंस एनीथिंग, बट इस तरह की जो एक्सरसाइजेज जो न्यू न्यू पैटर्न की आती है वो प्री में या मेंस में किसी में भी आ सकती है, ठीक है। सबका अगर हम वेटेज देख लें तो ऑलमोस्ट क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन और मिसलेनियस, ये सब आपके 5 to 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम फ्रेजेस, वोकैबुलरी, वर्ड एसोसिएशन, मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग, ये जो इतने वाले क्वेश्चंस है ये आपके 4 to 5 मार्क्स के हैं। जो टिक वाले क्वेश्चंस है वो 5 to 7 मार्क्स समझ लो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका है दैट कम्स अंडर यू कैन से 10 मार्क्स भी, 12 मार्क्स भी, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वोकैबुलरी नहीं आई तो लेट्स कीप इट इन द ब्लैंक ऑफ 8 to 10 मार्क्स, ठीक है। अगर वोकैबुलरी नहीं आई तो 8 मार्क्स का आ जाता है, वोकैबुलरी आ गई तो फिर 10 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कीप इट, ठीक। चलिए इसी में ऐसे बोल दे, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी 4 to 5 मार्क्स के आते हैं, मैच द कॉलम वो भी 4 to 5 मार्क्स के आते हैं। स्टार्टर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपका 5 to 7 मार्क्स का आ सकता है, कनेक्टर्स भी 5 to 7 मार्क्स का आ सकता है। इन सबको मिला लो तो ये सब 5 to 7 मार्क्स में आ सकते हैं। तो वोकैबुलरी के कई सारी एक्सरसाइजेस भी आएंगी तो भी वो ऑल टुगेदर 5 to 7 मार्क्स की आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस जो प्री और मेंस दोनों को मिला के है। अब हम प्री और मेंस पहले की तरह अलग अलग नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि पहले होता था कि नहीं यार ये वाली एक्सरसाइजेस तो सिर्फ प्री में आती है और ये वाली एक्सरसाइजेस सिर्फ मेंस में आती है। ऐसा मिथ अब अपने दिमाग में प्लीज मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो प्री में आती हो और मेंस में ना आती हो, या फिर ऐसा हो कि मेंस में ही आएगी और प्री में नहीं आएगी। स्टार्टर और कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे प्री में भी हम देखते थे वो अब हम मेंस में भी देख पा रहे हैं, और मेंस की जो एक्सरसाइज है वो प्री में भी आ रही है। सो वी कैन नॉट से कि वो सिर्फ प्री की एक्सरसाइजेज है या प्री सिर्फ मेंस की एक्सरसाइजेज है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ग्रामर पोर्शन। एमसीक्यूज तो हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन की। तो बाबा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं, जैसे नंबर 1 है आपकी पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये जो है ना, ये आप कह सकते हो डिपेंडेंट्स है, मतलब इनके ऊपर एक्सरसाइजेस डायरेक्टली नहीं आती, बट बहुत सारी एक्सरसाइजेस इनके ऊपर बेस्ड है। जैसे आपका फिलर है, जैसे आपका व्हाट यू कॉल इट एरर डिटेक्शन है, जैसे आपका एरर करेक्शन है, जैसे आपका कॉलम बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं, जैसे आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, इस तरह की एक्सरसाइजेस। और कई बार होता है कि फिलर में या मैच द कॉलम में भी आपको कह देते हैं कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढो। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में भी आपको ग्रामर की हेल्प चाहिए ही चाहिए रहेगी, ठीक है। एंड प्लस 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 डिस्क्रिप्टिव के पेपर में आपको ग्रामर सही लिखनी होती है। ऑनलाइन टाइप कर रहे हो लेकिन टाइपिंग में भी ग्रामर तो सही होनी होगी ना। सो दैट इज द थिंग। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है बेसिकली हमारी 8 टाइप्स की होती है, लेकिन हमें जो पढ़नी है दैट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब
एडवर्ब, preposition, conjunction, that's all, right? 1 2 3 4 5 6 7 और 8th जो होता है वो इंटरजेक्शन होता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो बेसिकली ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और ह्यूमन इमोशंस को आप राइटिंग में कभी नहीं लिख सकते, मतलब बता नहीं सकते कि ह्यूमन इमोशन राइटिंग में अच्छा बोल रहा है खराब बोल रहा है, कैसे बोलोगे, ठीक है? ऐसे यू आर अ नॉटी बॉय ऐसे बोला तो हंसी मजाक में बोल दिया, ही इज अ वेरी नॉटी बॉय ऐसे बोला, तो वो तो मेरी टोन से पता चल रहा है ना, लिखे हुए कैसे बताओगे कि वो मजाक में बोल रहा है या गुस्से में बोल रहा है? तो इंटरजेक्शन इसीलिए नहीं लिखते और ना ही वो एग्जाम में पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टेंसेस टू कवर एंड यू हैव आर्टिकल्स टू कवर, ठीक है? तो इन सब एक्सरसाइजेस में से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, प्रोनाउन के चैप्टर में रिलेटिव प्रोनाउन नाम का चीज है एक, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, प्लस एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, उसके रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एडजेक्टिव का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वर्ब का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन नाम की चीज है वो इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स टेंसेस का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको रूल्स पढ़ने भी हैं, इन रूल्स से रिलेटेड कम से कम 50-60 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो ये चीज हम एक नोट बना के आपको प्लीज दे दें, ठीक है? बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों की, कि मैम पता है आपको सारे ग्रामर, पूरा ग्रामर समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि आपने उसको लर्न करने क्यों बैठ गए? हम रूल्स को लर्न करने क्यों बैठ गए? किसने कहा था हमें रूल्स को लर्न करने के लिए? हमसे तो किसी ने नहीं कहा था, हमसे किसी ने नहीं पूछा था ना, है ना? तो रूल्स को लर्न नहीं करना है आपको, रूल्स को गो थ्रू करना है, उसके बाद व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू वो हम बता रहे हैं आपको। सॉल्व एट लीस्ट 70 to 90 questions from each topic. From each topic I mean each topic. जब आपने जैसे ही नाउन पढ़ लिया तो गूगल पे जाओ, टाइप करो एरर डिटेक्शन ऑन नाउन बैंक पीओ, आपको बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, एक एक लिंक खोलोगे, एक एक लिंक में 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं, आप मैक्सिमम कितने 5 से 6 लिंक्स ओपन कर लो, ठीक है? आपका काम हो जाएगा, 5-6 लिंक में आपको 70-90 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है? तो हर एक टॉपिक से नाउन पढ़ा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रोनाउन पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए, एडजेक्टिव पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए। जब आप ऐसे करने लग जाएंगे तो फिर आपका जो रूल्स की प्रॉब्लम थी कि रूल्स समझ में तो आ जाते हैं लेकिन एग्जाम में अप्लाई नहीं होते, ये वाली प्रॉब्लम पूरी सॉर्ट हो जाएगी, आई कैन अश्योर यू 110%। क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम हो रही है एप्लीकेशन ऑफ रूल्स की, तो जब एप्लीकेशन ऑफ रूल्स की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी तो क्या ही प्रॉब्लम है ना? सो दैट इज व्हाई वी आर नीड टू डू दिस, वी आर सपोज्ड टू डू दिस। फिर आगे बात आती है कि कैसे हम अपने इंग्लिश सेक्शन से डील करें, राइट? सो देयर आर 3 थिंग्स there are 3 things that you need to take care of. पहला, reading the newspaper which is very very important. फिर brush up the basics, जैसा भी हमने आपको बताया ना कि बेसिक्स ब्रश अप अगर हमने नहीं किया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको उसको समझना आना चाहिए, हाउ टू डील विद इट, राइट? और जब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए, सारे पैटर्न्स आपने देख लिए, सारे वेज आपने देख लिए, सारी स्ट्रैटेजीज आपने लर्न कर ली, समझ ली कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आपको दिल खोल के मॉक्स देने हैं, दिल खोल के क्विजेस देने हैं, दिल खोल के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जितनी हो सके उतनी, ठीक? लेकिन वो बेसिक्स और कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के बाद। अगर आप सोचते हो कि मैं आज पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ तुरंत मॉक देने लग जाऊँ, तो आई एम सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। आपका मोरल डाउन होगा, प्लस आपका दिमाग हट जाएगा, सेकंड आपका नेक्स्ट डे से पढ़ने का मन नहीं करेगा, नेक्स्ट डे क्या उसी दिन से पढ़ने का मन नहीं करेगा, अरे यार मेरे तो नेगेटिव में मार्क्स चले गए, मतलब 1-2 मार्क्स तो आते वो भी नहीं आए। तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जब इंसान थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो, राइट? अब बात आ रही है हाउ टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, राइट? तो इंग्लिश में अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है, देयर आर सर्टेन थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, है ना? लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमको ध्यान रखना पड़ता है जब हम एग्जामिनेशन में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने की बात करते हैं तो, ठीक? तो अगर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में तो ऑब्वियस ही बात है, देखो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखने वाली है, दो क्या आई वुड से देयर आर 5 थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक? 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने के लिए, इससे कम थोड़ा स्कोर करना है तो कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, उससे कम करना है कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, उससे कम करना है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, पेपर ही खत्म, है ना?
देखो, एक आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप हो गई, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप करोगे कैसे? जब तक आपकी रीडिंग एबिलिटी नहीं डेवलप होती तो अंडरस्टैंडिंग स्किल नहीं डेवलप होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। ये दोनों चीज डेवलप होने के साथ साथ, ये दोनों चीज जब एक साथ डेवलप हो रही होंगी तो आपको एक और चीज अच्छी मिल रही होगी, एंड दैट इज रिटेनिंग एबिलिटी, कि आप कितनी ज्यादा चीजों को याद रख पा रहे हैं, ठीक है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक और चीज मिलेगा, दैट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि जब आप ज्यादा रीड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको नए नए स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलेगा, और अगर आप ज्यादा कॉन्टेक्स्ट रीड कर ही रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली बात है आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप होगी, है ना। और आपको पता है ये सब चीजें, सब चीजें अगर सबकी स्ट्रांग हो जाए तो आई कैन अश्योर यू किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और प्रॉब्लम नहीं आने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना है, क्या? हमें पढ़ना है रीड एंड समराइज at least 1 to 2 article from editorial daily। आपने किसी के एडिटोरियल सेक्शन पे आप गए, एडिटोरियल का सेशन था, आपने देख लिया, आपका काम खत्म नहीं हुआ ब्रो, नो, आपका काम खत्म नहीं हुआ। वहां से आप ये जरूर सीख सकते हो कि एडिटोरियल होगा कैसे, उसको पढ़ना कैसे है, क्या सिलेक्शन करना है, उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये निकालना, ये जरूर सीख सकते हो। लेकिन जब तक आप एक आर्टिकल खुद पकड़ के, उसे सिलेक्ट करके, उसको खुद समझ के और समराइज नहीं करते, मतलब उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नहीं निकालते, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन दिस बाय आवरसेल्व्स। हमें इस पे खुद से काम करना होता है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। सो हम जो बात कर रहे हैं इसके बारे में, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। द हिंदू का न्यूज़पेपर जब देखने जाओगे तो यू ऑलवेज हैव दिस लाइक 2 पेपर्स, राइट। द हिंदू का अगर एडिटोरियल देखें तो 2 सेक्शंस होते हैं उसके। एक तो इस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है, और एक इस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें एक आर्टिकल, इसमें 2 आर्टिकल और इसमें तीसरा आर्टिकल। इन 3 आर्टिकल्स में से शुरुआत से ही अगर आप 2-2 आर्टिकल्स भी लेके चलते हो तो आई थिंक आपका सब कुछ डेवलप हो जाएगा। क्यों? इन सब में से आपको पता है क्यों बोल रहे हैं हम अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग? इसलिए क्योंकि जब भी जो भी कॉन्टेक्स्ट आपके सामने आएगा, आपके पास जब नए नए सेंटेंस स्ट्रक्चर न्यूज़पेपर में मिलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है ना, क्या ही प्रॉब्लम आएगी। रिटेनिंग एबिलिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी होता है हम आरसी पढ़ने जाते हैं, जब हम पहली पार्ट पढ़ते हैं तो पहला पार्ट पढ़ने के बाद दूसरा पार्ट पे आते हैं, दूसरा पार्ट पढ़ने के बाद तीसरे पार्ट पे आते हैं, तीसरे पार्ट पढ़ते पढ़ते हम ये भूल जाते हैं पहले पे क्या दिया है ना। पहला चलो ठीक है वापस पढ़ने गए, ये भूल गए लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट पढ़ने गए सब कुछ कंफ्यूज हो गया, है ना। तो ये आपकी रिटेनिंग एबिलिटी की ही प्रॉब्लम है, जो कि अगर आप रेगुलर रीडिंग, रेगुलर अंडरस्टैंडिंग स्किल अपनी इंप्रूव करोगे तो आपकी ये भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, अपने आप इंप्रूव होएगी। इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत सिर्फ इन दोनों चीज़ पे करनी है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बात है, नए नए क्वेश्चन देखोगे, नए नए सेंटेंसेस देखोगे तो मिलेगा ही, और न्यूज़पेपर में बार बार वर्ड्स देखेंगे तो ऑफकोर्स आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अप इज हमारे अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जब हम पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, सो व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी वी नीड टू फॉलो। सबसे पहली चीज, पेपर के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, ठीक है। स्ट्रैटेजी होती है आपके उससे पहले के दिनों में जो आप सिलेक्शन कर रहे हो, उसके पहले के दिनों में जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके पहले के दिनों में जो आप मॉक सॉल्व कर रहे हो लास्ट 15 डेज से, उसमें जो आपने स्ट्रैटेजी अपनाई है ना, वही स्ट्रैटेजी आपकी क्वेश्चन पेपर में जाके लगेगी। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं इस स्ट्रैटेजी से 15 दिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ और एग्जाम में जाऊंगा तो ऐसे कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपका दिमाग काम ही वैसे करेगा जैसे आपने मॉक्स में किया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, क्यों हम बोलते हैं सबसे पहले अटेम्प्ट्स होने चाहिए आपके 1 लाइनर्स के। 1 लाइनर्स में आ गया आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, आपका आ गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, फिलर बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट एल्स कैन, सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन, आपका वर्ड बेस्ड, वर्ड स्वैप का क्वेश्चन, वर्ड सिलेक्शन का क्वेश्चन, या कोई भी सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होते हैं या डबल लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, बस ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 1 लाइनर्स में पहले करना है। क्यों? क्योंकि 1 लाइनर्स हमेशा कम समय लेते हैं और आपको मार्क्स ज्यादा दिलाते हैं।
वेयर एज जब आप आरसी पे जाते हो तो आरसी में पूरा टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद आप 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो 5-7 पे आपका अटक जाता है। इंस्टेड उस 10 मिनट में हो सकता है हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने आरसी में 10 मिनट लगाए उसमें हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर वो वन लाइनर्स के हुए, क्योंकि वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, हर क्वेश्चन में नया दिमाग लगाना है, राइट। सो दैट इज व्हाई वन लाइनर्स को हमेशा पहला अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में आपके आ गए मैच द कॉलम, आपके पैराजंबल, आपके क्लोज टेस्ट, आपके पैरा कंप्लीशन, आपके स्टार्टर्स, आपके कनेक्टर्स, ये सब क्वेश्चंस आपको सेकंड फेज में सॉल्व करने हैं। एंड लास्ट फेज ऑब्वियसली आपका पैसेज होगा, जिसमें अगर सपोज करो टाइम नहीं भी बचता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वोकैबुलरी का पोर्शन अटेम्प्ट करके छोड़िए, लेकिन उसको पूरी तरह से मत छोड़ा करो, ठीक है। सबसे पहले भी अटेम्प्ट करना इज नॉट अ वाइज डिसीजन टू टेक, ठीक है, दैट्स वन थिंग। नाउ लास्ट आता है आपका डिस्क्रिप्टिव, कुछ भी कर लो इसको तो करना ही पड़ेगा, और ये प्री और मेंस दोनों में देना है कि वो सिंगल लाइनर पहले, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद पैसेज, ठीक। डिस्क्रिप्टिव के पेपर में जैसे हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, डिस्क्रिप्टिव के पेपर में देयर आर सर्टेन थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें इंपॉर्टेंट में है क्या वो बता दिया था हमने। 30 मिनट्स का पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। 30 मिनट्स में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक लेटर राइटिंग भी लिखनी है और एक ऐसे राइटिंग भी करनी है, ठीक है। आई वुड से मतलब मेरा आइडिया जो कहता है इसका प्रिपरेशन लास्ट 10 डेज में नहीं हो सकता, तो इसको भी ना हर 5-5 दिन पे कोई ना कोई टॉपिक लिखते चलो, हाथ से पेन से नहीं लिखना है, टाइप करके लिखते चलो। तो ये आपका हर 15 दिन हर 5 दिन पे करो, कम से कम हफ्ते में 2 बार तो करो ही करो, ठीक है। नाउ लेटर राइटिंग में यू कैन गिव ओनली 10 मिनट्स, ठीक है, और ऐसे राइटिंग में यू शुड गिव 20 मिनट्स। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लेटर राइटिंग, चाहे फॉर्मल लेटर राइटिंग आए चाहे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आए, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट फिक्स्ड है, वो वैसे ही रहेगा। 10 मिनट जो आपको समय लेना है वो 10 मिनट सिर्फ इसलिए लेना है कि आपको बॉडी ऑफ द लेटर में लिखना क्या है, और लेटर राइटिंग में लेटर टू एडिटर लिखोगे तो वो भी आपको एडिटोरियल में मिल जाता है, उसकी भी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करोगे वो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। एंड देन कम्स ऐसे राइटिंग 20 मिनट, इसमें लिखना चाहिए यार, इसमें थोड़ा ध्यान से लिखना है, इसलिए इसमें 20 मिनट्स लगाओ आराम से, ठीक। अब इसमें क्या है आपका दोनों ही एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का होता है ऑल टुगेदर, ठीक है, 50 मार्क्स का होता है ये पेपर, 25 मार्क्स फॉर दिस एंड 25 मार्क्स फॉर दिस। स्कोर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात अच्छा होगा, इसमें भी पास होना जरूरी है, मार्क्स विल बी काउंटेड, ठीक है। नाउ इसके अलावा ये सब चीजों से आपको टेक्स्ट बुक कैसे हेल्प करेगा इसमें, तो लेट्स मी टेल यू। टेक्स्ट बुक के पास है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी एस्पिरेंट, ठीक है, ये है सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग क्या है? सुपर कोचिंग इज नथिंग बट इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी एस्पिरेंट हु इज गोइंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। कैसे? इसमें है 20 वीडियो कोर्सेज जो कि बनाए गए हैं 15+ सुपर टीचर्स के द्वारा। इनको सुपर टीचर्स इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज दे आर फ्रॉम द बेस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, and therefore the strategy, the approaches, the ways, the concepts that are given in these 20 video courses, ये best strategy है, best ways है, best concepts है जो actually examination में जाकर आप लगा सकते हो। ऐसे वेग नहीं, अरे हम ये करवा देंगे, अरे हम वो करवा देंगे, नहीं। These are practically possible things। ये ways, strategies, concepts जो एग्जाम में actually आते हैं, इसलिए इसको इतना importance दिया जाता है। प्लस जब आपकी वे, स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट, पुराने पैटर्न, नए पैटर्न, एक्सपेक्टेड पैटर्न, सारे पैटर्न इसमें कवर्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज 1000+ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को फुल फ्लेजेडली तैयार कर लो एग्जाम के लिए। देन कम्स 250+ स्टडी नोट्स, ताकि आपको मिल जाए क्या, रिविजन, रेफरेंस पर्पस के लिए, ताकि आप आगे जाके कभी भी कहीं अटको तो यू कैन स्ट्रेट अवे रेफर टू दिस, ठीक है। तो रिविजन भी हो गया, रेफरेंस भी मिल गया, वे, स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट भी सीख लिए। अभी भी रहता है कि मैम एक बात बताइए, हम क्या लाइव क्लास नहीं करेंगे? करेंगे भाई, करेंगे। कैसे करेंगे? हमारी लाइव क्लासेस होंगी आपके लिए 1-on-1 इंटरेक्शन के साथ, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे जहां पर रीजनिंग के लिए मिर्जा सर विल बी अवेलेबल, करंट अफेयर्स के लिए चिराग सर, जनरल अवेयरनेस के लिए पुष्पाक सर, क्वांट के लिए सुमित सर और इंग्लिश के लिए आदित्य सर विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट इन एनीथिंग पॉसिबल, ठीक है। दैट इज वन थिंग। और ये सब कुछ, एवरीथिंग, मतलब कॉन्सेप्ट से लेकर प्रैक्टिस, रिविजन, सब चीजें आपको मिल रही है 333 पर मंथ के कॉस्ट पे, एंड दैट टू इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू अप्लाई द कोड ANCHAL20।
तो इस कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट, तो आप इसका काम ज़रूर से कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आई होप एंड आई विश कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज विथ द सब्सक्रिप्शन ऑफ द चैनल, इसमें पैसा तो लग नहीं रहा तुम्हारा, पहली बात। और दूसरी बात, ये बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे सेशंस हैं। 9 AM पर हमारा सेशन होता है यूट्यूब पर, मंडे टू फ्राइडे, उसको ज़रूर अटेम्प्ट किया करिए और ज़रूर आया करिए उसमें, प्लस आपके क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू।